सर, यही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मोबाइल इसी के पास था। साहब, ये इल्जाम झूठा है। ये आदमी झूठ बोल रहा। भोर अभी अध खुली थी। ठंडक हवा में तैर रही थी और हल्की सी कोहरे की चादर ने पूरी बस्ती को ढक रखा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सफेद रंग पोत दिया हो। आसमान में उगता सूरज मौजूद तो था, पर उसकी रोशनी फीकी थी। इसके साथ शहर के काम काज शुरू हो चुके थे। कहीं दूध वालों की साइकिलों की घंटियां बज रही थीं, कहीं ढाबों पर चूल्हे सुलग चुके थे और कहीं बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजें गूंजने लगी थीं। इन्हीं आवाजों के बीच एक छोटा सा मासूम लड़का भी आगे बढ़ रहा था। उसका असली नाम शायद किसी कागज में कहीं दर्ज रहा होगा, लेकिन यहां उसे सब रद्दी वाला लड़का ही कहते थे। उम्र 16 के आसपास, पर चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा सालों की थकान थी। बदन पर मैला सा जैकेट, जिसकी सिलाइयां जगह जगह से उधड़ चुकी थीं। नीचे डीली पैंट, जो साफ बताती थी कि पहले किसी और की रही होगी। पैरों में एक पुरानी चप्पल और दूसरी उससे बिल्कुल अलग। कंधे पर भारी सी बोरी लटकाए वह रोज की तरह गलियों में झांक रहा था। जहां टूटा फूटा सामान दिखा, वहीं उसके हाथ बढ़ गए। खाली डिब्बे, जंग खाई तारें, फेंका हुआ प्लास्टिक, जो भी बिक सके, वही उसकी मेहनत का फल था। उसकी नजर तेज थी और दिमाग उससे भी तेज। हालात ने उसे बहुत पहले समझदार बना दिया था। कौन सी गली में क्या मिलेगा, किस मोड़ पर चौकीदार डपटेगा, किस दुकान के पीछे से बची खुची सब्जी मिल सकती है, सब कुछ उसे रटा हुआ था। आज वह रोज से पहले निकल आया था। घर कहे जाने वाले टीन के छोटे से कमरे में उसकी मां 2 दिनों से बुखार से तप रही थी। दवा का नाम सुनते ही जेब का खालीपन सामने आ जाता था। पैसे होंगे तभी तो इलाज होगा। इसी सोच में उसने तय किया था कि आज बोरी पूरी भरे बिना लौटना नहीं है। वह इसी सोच के साथ बाहर निकला और सड़क के दूसरी छोर पर जाने लगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, अरे रुक जरा। आवाज सुनते ही उसके कदम जम गए। उसने धीरे से मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी खाकी वर्दी, नगर निगम का एक अधिकारी, जिसे देखकर लड़के के चेहरे पर सख्ती और थकान एक साथ जम गई। उसी ऑफिसर ने गरजते हुए कहा, क्या लिए घूम रहा है? सवाल छोटा था, पर नजर भारी। उसने कंधे से बोरी उतारी। कबाड़ है साहब। आवाज धीमी थी। बात पूरी होने से पहले ही बोरी झटके से खोली गई। सामान सड़क पर फैल गया। टूटी प्लास्टिक की कुर्सी का टुकड़ा, जंग लगी तारें, मुड़े हुए डिब्बे। अधिकारी ने सब कुछ उलट पलट कर देखा, जैसे किसी और ही चीज की तलाश हो। आसपास लोग रुकने लगे। कोई देख रहा था, कोई कान खड़े कर रहा था। यह इलाका साफ किया जा रहा है, वह बोला। बिना अनुमति घूमना मना है। लड़का कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था कि वह रोज यहीं से निकलता है, यही उसकी रोजी है, पर उसकी बात बीच में ही काट दी गई। ज्यादा मत बोल, आवाज में चेतावनी थी। तभी पास खड़े 2 दुकानदारों में फुसफुसाहट हुई। किसी ने कहा कि सुबह बिजली का मीटर गड़बड़ मिला है। ये बात जैसे हवा में तैरती हुई अधिकारी तक पहुंच गई। उसकी नजर फिर से लड़के पर टिक गई। सुबह सुबह यहीं था ना? नहीं साहब, लड़के ने जल्दी से कहा। पर अब सवाल नहीं रहे थे, शक ने जगह ले ली थी। भीड़ का एक चेहरा आगे बढ़ा और बोला, साहब, ये रोज यहीं घूमता रहता है, ऑफिसर के लिए इतना सुनना काफी था। नाम पूछा गया। उसने कुछ पल रुककर बताया। नाम सही लिखा गया या नहीं, उसे नहीं पता। कागज पर स्याही चल चुकी थी। थाने में मामला दर्ज हुआ, संदिग्ध गतिविधि। शब्द भारी थे, पर सच हल्का। वह चुप बैठा रहा। उसने सीख लिया था कि ऐसे कमरों में बोलने से कुछ नहीं बदलता। शाम ढलते ढलते उसे गाड़ी में बैठाया गया। शहर की सड़कों से निकलते हुए वह खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या है, बस इतना जानता था कि वर्दी जहां ले जाए वहीं जाना होता है। अदालत की इमारत उसके लिए अजनबी थी। ऊंची छतें, दीवारों पर गूंजती आवाजें, काले कोटों में चलते लोग, हर हाथ में फाइलें। उसे आगे बढ़ाया गया। वह सिर झुकाए चलता रहा। नंगे पैरों के नीचे ठंडी फर्श जैसे शरीर तक उतर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खड़ी होने वाली है। कोर्ट रूम में हलचल थी। पेशकार की आवाज, कुर्सियों की सरसराहट, वकीलों के काले कोटों की फड़फड़ाहट, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहा था। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया था।
हाथ खाली थे, लेकिन कंधों पर डर का भारी बोझ टिका हुआ था, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर उसे जकड़ रखा हो। राहुल ने बहुत धीरे से सिर उठाया। सामने ऊंचाई पर लकड़ी का विशाल मंच था और उस पर रखी जज की कुर्सी अभी खाली पड़ी थी। उस खालीपन को देखते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, यह जगह किसी मंदिर जैसी है। फर्क बस इतना था कि यहां भगवान नहीं, फैसला बैठता है। नीचे पहली पंक्ति में पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, सीना तना हुआ, चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि जो कुछ किया गया है वही सही है। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक गरीब लड़का, एक आरोप और एक फाइल। शाम तक सब निपट जाना था। सरकारी वकील मेज पर रखी फाइल पलट रहा था। कागजों की सरसराहट के बीच उसने एक नजर उठाकर राहुल को देखा। उस नजर में कोई सवाल नहीं था, न जिज्ञासा न संदेह, सिर्फ औपचारिकता, जैसे सामने खड़ा इंसान नहीं, कोई क्रमांक हो। केस नंबर 215। पेशकार की आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज गई। सब खड़े हो गए। कुछ ही पलों बाद जज भीतर आए। राहुल ने भीड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी निगाहें अपने आप नीचे झुक गईं। लेकिन जैसे ही कुर्सी को संभालने की हल्की सी आवाज आई और जज बैठ गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ तो था उस माहौल में, हवा, दीवारें, खामोशी, जो उसे भीतर तक असहज कर रहा था। अभियुक्त को सामने लाया जाए, जज की आवाज आई। राहुल को 2 कदम आगे बढ़ाया गया। अब वह सीधे मंच के सामने खड़ा था। पहली बार जज की नजर उस पर पड़ी। वह नजर न कठोर थी न उदासीन। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह गहरी थी, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना खोलकर पढ़ने से पहले उसे ध्यान से देखा जा रहा हो। जज कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहे। राहुल को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। नाम पूछा गया तो वह एक पल चुप रहा। फिर जैसे शब्द गले से खींचकर निकले हों, बोला, राहुल। उम्र पूछी गई तो उसने निगाहें झुका लीं और कहा, 15 के आसपास। इस अनिश्चित जवाब पर जज की आंखों में हल्की सी रुकावट आई, जैसे सही उम्र से ज्यादा इस आसपास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया हो। पढ़ाई का सवाल आया तो राहुल ने सिर हिला दिया और बोला, नहीं साहब, दिन कैसे चलता है? पूछने पर उसने कहा, गलियों में पड़ा सामान चुन लेता हूं, कबाड़ जैसा जो बिक जाए। कोर्ट रूम में हल्की हलचल हुई। किसी ने गला साफ किया, कहीं कुर्सी सरकी। जज ने सामने रखे कागजों को पलटा और फिर वर्दी की तरफ देखा। आरोप क्या है? पूछा गया तो अधिकारी ने औपचारिक लहजे में कहा कि एक व्यापारी का फोन गायब हुआ और अभियुक्त उसी जगह मौजूद था। जज ने नजर उठाकर राहुल को देखा और सीधे पूछा, क्या तुमने वह फोन लिया? राहुल की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया और साफ कहा, नहीं। आवाज में अब सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। जज ने अगला सवाल किया कि क्या फोन तुम्हारे पास से मिला? अधिकारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, पर हालात उसके खिलाफ हैं। हालात? जज ने दोहराया। यह अंदाजा? इस एक वाक्य के साथ अदालत जैसे थम गई। जज ने कागज बंद किए, पीठ से कुर्सी को सहारा दिया और राहुल को फिर से देखा। अब वह नजर कानून की सीमा से बाहर निकल आई थी। उसमें कोई पुरानी स्मृति या सवाल छिपा था जिसे राहुल समझ नहीं पा रहा था। जज ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते थे? राहुल का गला भर आया और उसने कहा, पता नहीं साहब, मां कहती हैं वह बहुत पहले चले गए। यह जवाब सुनते ही जज के चेहरे पर एक पल को सख्ती उतर आई, जैसे भीतर कहीं कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। उनकी हथेलियां कुर्सी के बाजू पर टिक गईं और उंगलियां अनायास कस गईं। उन्होंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और फिर सामने खड़ी वर्दी की ओर देखा। आवाज अब आदेश जैसी नहीं थी, वह ठंडी और नपी तुली हो गई थी। क्या आप अदालत में खड़े होकर यह कह सकते हैं कि आपको पूरा यकीन है कि यही लड़का दोषी है? यह सवाल सुनकर इंस्पेक्टर का संतुलन पहली बार डगमगाया और यह बदलाव कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने महसूस किया। जैसे अब तक जो सुनवाई चल रही थी वह अचानक किसी और दिशा में मुड़ गई हो। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, पर भीतर कहीं यह एहसास जरूर जन्म ले रहा था कि आज की कार्यवाही बाकी दिनों जैसी साधारण नहीं है। अदालत का वह औपचारिक शोर जो आम तौर पर हर मामले में रहता है, अब गायब हो चुका था। कुर्सियों की चरमराहट, फुसफुसाहटें, सब जैसे किसी अदृश्य दबाव में थम गई हों। जज अब सीधा बैठ चुके थे।
पर उनकी निगाहें कागजों पर नहीं थीं। वे राहुल को देख रहे थे, उस दृष्टि से नहीं जिसमें कानून किसी आरोपी को देखता है, बल्कि उस दृष्टि से जिसमें कोई इंसान अपने ही अतीत के किसी अधूरे प्रश्न को पहचानने की कोशिश करता है। फिर जज ने बिना आवाज ऊंची किए कहा कि न कोई वस्तु बरामद हुई है, न कोई दृश्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और न ही शिकायत करने वाला व्यक्ति अदालत में मौजूद है। तो फिर यह मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या था? इंस्पेक्टर ने हल्का सा गला साफ किया और बोले कि लड़का संदिग्ध हालत में पाया गया था, आसपास मंडरा रहा था, हाथ में कबाड़ की बोरी थी और उसी दुकान के पास मौजूद था जहां से फोन गायब होने की बात कही गई थी। संदिग्ध हालात, न्यायाधीश ने शब्द दोहराया, लेकिन इस बार आवाज में सवाल से ज्यादा ठहराव था, जैसे वे उस एक शब्द के पीछे छिपे अर्थ को टटोल रहे हों। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी का गरीब होना ही उसे संदिग्ध बना देता है, तो शायद अदालतों को रोज सबसे पहले आईना देखना चाहिए। कोर्ट रूम में बैठे कुछ लोगों ने अनजाने में सिर झुका लिए। किसी की खांसी आधी में ही रुक गई, किसी ने फाइल का पन्ना पलटना छोड़ दिया। शब्द हवा में फैल चुके थे। न्यायाधीश ने अब राहुल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी मां कहाँ रहती हैं? राहुल ने बिना ऊपर देखे कहा, झुग्गी में, बीमार हैं। आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस आदत थी। कोई और साथ में है? पूछा गया तो उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, नहीं। यह सुनकर न्यायाधीश ने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। वह पल छोटा था, लेकिन उसमें जैसे बहुत पुरानी थकान समा गई हो। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी आवाज बदल चुकी थी। सख्ती कम थी, जिम्मेदारी ज्यादा। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप जानते हैं, नाबालिग से जुड़ा मामला सिर्फ फाइल नहीं होता, वह एक जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इंस्पेक्टर ने तुरंत हामी भरी। फिर सवाल आया कि बाल कल्याण समिति को क्यों नहीं जोड़ा गया। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि मामला छोटा था। न्यायाधीश ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, छोटा आपके लिए होगा, लेकिन इस बच्चे के लिए यह पूरी दुनिया हो सकती है। यह पहली बार था जब राहुल ने किसी बड़े आदमी को अपने लिए बोलते सुना। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पोंछ लिया। उसे रोना पसंद नहीं था। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि रोने से न पेट भरता है और न हालात बदलते हैं। न्यायाधीश ने पेशकार से पूछा, उम्र की पुष्टि हुई? जवाब आया नहीं। इस पर उनकी उंगलियां मेज पर नहीं थपीं, बल्कि रुक गईं, जैसे आगे बढ़ता वक्त ठहर गया हो। उन्होंने कहा, यानी बिना प्राथमिक जांच, बिना उम्र सुनिश्चित किए एक नाबालिग पर चोरी का आरोप दर्ज कर दिया गया। अदालत में बैठे कुछ वकील एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था। न्यायाधीश ने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें थाने में बताया गया था कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं? राहुल ने सिर हिलाया नहीं। फिर पूछा गया, क्या तुम्हें डराया गया? राहुल कुछ पल चुप रहा, जैसे तय कर रहा हो कि सच कहना सुरक्षित है या नहीं। फिर बहुत धीमे से बोला, थोड़ा। वह छोटा सा शब्द अदालत की दीवारों से टकराकर लौटने के बजाय सीधे न्यायाधीश के भीतर उतर गया। उन्होंने अचानक फाइल बंद कर दी और इंस्पेक्टर से कहा कि आप बाहर प्रतीक्षा करें। इंस्पेक्टर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आदेश दोहराया गया और वह बिना विरोध किए बाहर चला गया। इस बार उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जिसके साथ वह अंदर आया था। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। अब कोई औपचारिकता नहीं बची थी। न्यायाधीश ने राहुल की ओर देखा। इस बार उनकी निगाह में कानून से ज्यादा इंसान था। उन्होंने पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राहुल कुमार जवाब आया। एक पल के लिए न्यायाधीश का चेहरा स्थिर हो गया, जैसे किसी भूले हुए दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई हो। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी मां का नाम? राहुल ने कहा, ममता। उस नाम पर न्यायाधीश की सांस एक क्षण के लिए अटक गई। अदालत ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उनके भीतर कोई पुरानी दीवार दरक चुकी थी। उन्होंने लगभग खुद से कहा, ममता, इतना धीमे कि कोई और न सुन सके। और उसी पल यह केस, यह बच्चा और यह अदालत उनके लिए पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि अदालत भावनाओं की जगह नहीं होती। ये बात वे दूसरों को जितनी बार समझाते थे, आज खुद को उससे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हारी मां कहाँ की रहने वाली है? राहुल ने पहली बार सिर उठाकर उन्हें ठीक से देखा। सामने बैठा आदमी जाना पहचाना नहीं था। फिर भी भीतर कहीं कुछ हिल गया। उसने कहा, लखनऊ। ये सुनते ही न्यायाधीश की उंगलियां मेज पर थम गईं और उनकी निगाहें सामने की दीवार पर टिक गईं।
जैसे वहां कोई दृश्य टंगा हो जिसे सिर्फ वही देख पा रहे हों। कोर्ट रूम में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह खामोशी इतनी देर से क्यों खिंची चली जा रही है। आमतौर पर जहां कार्यवाही आगे बढ़ जानी चाहिए थी, वहां समय जैसे ठहर गया था। न्यायाधीश ने पेशकार की ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के कहा कि इस बच्चे की मां को तुरंत नोटिस भेजा जाए और आज ही अदालत में उपस्थित किया जाए। आज ही, माय लॉर्ड, पेशकार ने आश्चर्य से दोहराया। हां, आज ही, न्यायाधीश ने कहा। तभी राहुल अचानक बोल पड़ा। आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह बीमार हैं, चल नहीं पाएंगी। पूरे कोर्ट रूम की नजरें एक साथ उस पर टिक गईं। न्यायाधीश ने तुरंत उसकी ओर देखा और बिना एक पल गंवाए कहा, तो एम्बुलेंस भेजी जाएगी। यह अदालत इंतजार करेगी। इस वाक्य के साथ ही कोर्ट रूम में खुसर-पुसर फैल गई। कोई फुसफुसाया, इतना ध्यान। किसी ने कहा, कुछ तो बात है। न्यायाधीश ने हथौड़ा नहीं बजाया, लेकिन उनकी आवाज ने पूरे कक्ष को शांत कर दिया। उन्होंने कहा, अदालत की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई है, सिर्फ सच को बुलाया जा रहा है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि पहली बार किसी ने उसकी बात को बोझ या बहाना नहीं समझा। कुछ देर बाद न्यायाधीश ने कहा, इंस्पेक्टर को दोबारा अंदर बुलाया जाए। इंस्पेक्टर वापस आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। कदम भारी थे। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने इस बच्चे की मां से संपर्क करने की कोई कोशिश की? नहीं माय लॉर्ड। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि यह बच्चा कहां रहता है? नहीं। क्या आपने यह सोचा कि बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के मामला दर्ज करना कानून का दुरुपयोग माना जा सकता है? इंस्पेक्टर चुप रहा। न्यायाधीश की आवाज अब और भारी हो चुकी थी। आपको लगता है कि गरीब होना अपराध है? नहीं माय लॉर्ड। तो फिर आपने यह मामला क्यों बनाया? इंस्पेक्टर की चुप्पी ही उसका उत्तर बन गई। न्यायाधीश ने उसे रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया और कहा, अदालत इस विषय को गंभीरता से लेगी। फिर उन्होंने राहुल की ओर देखा और पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? राहुल ने बिना झिझक सच कहा, हां। न्यायाधीश कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्दों को जगह दे रहे हों। फिर बोले, डर गलत नहीं है। गलत तब होता है जब डर को हथियार बना लिया जाए। उन्होंने पेशकार से कहा कि अदालत के रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाए कि अभियुक्त नाबालिग है और प्रथम दृष्टया आरोप अस्थिर प्रतीत होते हैं। उस पल राहुल को पहली बार लगा कि शायद वह आज रात अपनी मां के पास लौट सकेगा, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद अदालत के बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी, सायरन की। वह आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई। पेशकार तेजी से अंदर आया और कहा, माय लॉर्ड, अभियुक्त की मां लाई गई है। न्यायाधीश का चेहरा एक क्षण के लिए कांप गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहा, उन्हें अंदर लाया जाए। दरवाजा खुला और एक कमजोर सी औरत फीकी साड़ी में लिपटी, किसी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए अंदर आई। आंखों में थकान थी, शरीर में बीमारी की कंपकंपी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी, आंखों में एक अनजानी चमक आ गई। राहुल, उसने धीमे से कहा। राहुल अपनी जगह से बढ़ा, लेकिन सिपाही ने उसे रोक दिया। मां ने सामने देखा और जैसे ही उसकी नजर न्यायाधीश पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आप शब्द गले में अटक गया। न्यायाधीश अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। कोई सांस भी जैसे सोच समझ कर ले रहा हो। ममता, न्यायाधीश ने बहुत धीमे से कहा, मैं हूं। उसी क्षण अदालत में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, यह 2 जिंदगियों के बीच वर्षों से दबा सच था। न्यायाधीश अब भी खड़े थे। सामने वह औरत थी जिसकी आंखों में थकान के नीचे सालों पुराना दर्द जमा हुआ था। वही नाम, वही चेहरा, बस वक्त ने सब कुछ छीन लिया था। बैठ जाइए, जज ने कहा। आवाज संयत थी, लेकिन भीतर हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। ममता कुर्सी पर नहीं बैठी थी, उसे लगभग बैठा दिया गया था, जैसे शरीर से ज्यादा मन थक चुका हो। राहुल उसके बिल्कुल पास खड़ा रहा। उसकी उंगलियां मां की साड़ी के पल्लू में नहीं, बल्कि उसकी हथेली में जमी हुई थीं, जैसे अब छोड़ दिया तो जिंदगी फिर से बिखर जाएगी। अदालत में बैठे लोग यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सुनवाई अचानक इतनी निजी क्यों हो गई है। न्यायाधीश ने कुछ पल तक यह दृश्य बिना रोके देखा, फिर पेशकार से कहा कि रिकॉर्ड के लिए महिला का बयान लिया जाए
औपचारिक शब्द बोले गए, लेकिन आवाज में औपचारिकता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सीधे ममता से नहीं बल्कि राहुल की ओर देखकर कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं जाना नहीं। राहुल ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। तभी न्यायाधीश ने पहली बार सामने बैठी औरत से सवाल किया कि क्या वह उन्हें पहचानती है। ममता ने जवाब देने से पहले जैसे भीतर कुछ समेटा, उसकी आंखें फर्श पर टिक गईं। अदालत में बैठे लोगों को लगा कि शायद वह सवाल समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमे से कहा कि हां, पहचानती हूं। यह शब्द जैसे किसी बंद कमरे में गिरा हो। आवाज नहीं हुई, लेकिन असर हर चेहरे पर दिखा। ममता ने अचानक राहुल की ओर देखा और जैसे खुद को साबित करना जरूरी हो, कांपती आवाज में कहा कि यह मेरा बेटा है, 15 साल का। वह चोरी नहीं करता, वह बस जिंदा रहने की कोशिश करता है। न्यायाधीश ने उसे बीच में नहीं रोका। उन्होंने सिर्फ अगला सवाल रखा कि और इसके पिता। यह सवाल किसी जांच का नहीं था, यह उस कहानी का दरवाजा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। सीमा ने सांस भीतर खींची। कुछ पल ऐसे थे जब लगा कि वह गिर जाएगी। फिर उसने कहना शुरू किया कि जब वह गर्भवती थी तब उन्हें पदोन्नति मिली थी। उन्होंने कहा था कि यह जरूरी है, शहर बदलना पड़ेगा। कुछ महीनों की बात है, मैं इंतजार कर लूंगी। शुरुआत में खत आते रहे, फिर आवाजें कम होती गईं, फोन बंद रहने लगे और एक दिन चिट्ठियां बिना पढ़े वापस आने लगीं। न्यायाधीश की उंगलियां इस बार मेज पर नहीं बल्कि आपस में कस गईं। सीमा ने कहा कि उसने ढूंढने की कोशिश की, दफ्तरों के चक्कर लगाए, लोगों से पूछा, लेकिन हर बार यही बताया गया कि साहब बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी जिंदगी अब दूसरी हो चुकी है। और उस वक्त अदालत में बैठे किसी भी व्यक्ति को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बयान किसी आरोपी की मां का नहीं बल्कि एक छोड़ी हुई औरत का सच है। न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने बस यह कहा कि बयान दर्ज किया जाए। लेकिन उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें कानून कम और जवाबदेही ज्यादा थी। कोर्ट रूम में बैठे लोग अब यह नहीं सोच रहे थे कि फैसला क्या होगा। वे समझ चुके थे कि वे किसी कानूनी नतीजे के नहीं बल्कि एक बिखरे हुए रिश्ते के सामने खड़े हैं। न्यायाधीश ने धीरे से राहुल की ओर देखा और बिना कठोरता के पूछा कि क्या उसे यह सच पहले से मालूम था। राहुल ने सिर हिलाकर मना किया और कहा कि मां ने कभी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहती रहीं कि पिता बुरे नहीं थे, बस जिंदगी कहीं और मुड़ गई। यह वाक्य सुनते ही न्यायाधीश की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उन्होंने पलकें झपकाकर खुद को संभाल लिया, क्योंकि अदालत में भावनाएं बहाने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने हथौड़ा उठाया, लेकिन उसकी आवाज से पहले उनका स्वर गूंजा और कहा कि अदालत के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला प्रथम दृष्टया निराधार प्रतीत होता है और अभियुक्त राहुल कुमार को तत्काल सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार वे डर या अपमान के नहीं थे। राहुल ने पहली बार खुलकर सांस ली, जैसे छाती पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन न्यायाधीश की आवाज यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अदालत यह भी मानती है कि एक नाबालिग के साथ पुलिस द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। इस पर इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया और निगाहें अपने आप झुक गईं। न्यायाधीश ने साफ कहा कि इस विषय में अलग से विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद उन्होंने फिर से राहुल और ममता की ओर देखा। इस बार निगाह में आदेश नहीं बल्कि उत्तरदायित्व था। उन्होंने कहा कि अदालत स्थगित नहीं हो रही है, लेकिन आज एक पिता को अपने कर्तव्य और अपने अतीत दोनों का सामना करना होगा। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह उस कहानी का आरंभ था जिसे वर्षों पहले अधूरा छोड़ दिया गया था। कोर्ट रूम की हवा बदल चुकी थी। जो लोग कुछ समय पहले एक मामूली चोरी का मामला देखने आए थे, वे अब न्याय के उस चेहरे से रूबरू हो रहे थे। जज ने हथौड़ा हल्के से मेज पर रखा। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कोई नरमी नहीं थी, और पूरा कोर्ट रूम समझ गया कि अब जो कहा जाएगा वह साधारण नहीं होगा। उन्होंने सामने खड़े इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, आप आगे आइए। इंस्पेक्टर 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल में न अकड़ थी न अधिकार का घमंड। आंखें झुकी हुई थीं, जैसे पहली बार उसे यह समझ आया हो कि वर्दी ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। जज ने एक एक शब्द तौलते हुए कहा कि आपने बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के
एक नाबालिग पर चोरी का आरोप लगाया, न बाल कल्याण समिति को सूचना दी और न ही उसके अभिभावक से संपर्क किया। क्या आपको पता है कि यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है? इंस्पेक्टर ने बहुत धीमे से कहा। गलती हो गई माय लॉर्ड। जज की आवाज सख्त हो गई और उन्होंने कहा, गलती तब होती है जब नीयत साफू हो। यहां नीयत पर ही सवाल है। कोर्ट रूम में बैठे वकील समझ चुके थे कि अब यह मामला सिर्फ अनुशासनात्मक नहीं रहेगा। जज ने पेशकार को निर्देश दिया कि रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि संबंधित इंस्पेक्टर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सत्ता के दुरुपयोग और झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप बनते हैं। इंस्पेक्टर ने सिर उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन जज ने उसे रोक दिया और कहा, जिस बच्चे का बचपन आपने कुचलने की कोशिश की, उसके भविष्य का क्या? इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। कोर्ट रूम में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कहा, आज मिसाल बनेगी, और उसी पल इंस्पेक्टर की दुनिया ढह गई, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि गरीब की चुप्पी को कमजोरी समझना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। इसके बाद जज ने नजर राहुल और ममता की ओर मोड़ी और अब उनकी आवाज भारी नहीं बल्कि ईमानदार थी। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हें घर भेजा जा रहा है अभी। राहुल ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन डर नहीं था। जज ने आगे कहा कि अदालत यह भी निर्देश देती है कि राहुल की पढ़ाई और उसकी मां के इलाज की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उठाएगा। ममता की आंखों से आंसू बह निकले और जज ने शांत स्वर में कहा, यह दया नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार है। फिर वह पल आया जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। जज ने अदालत को कुछ मिनटों के लिए स्थगित किया और अपनी कुर्सी से उतरकर मंच से नीचे आए और राहुल के सामने खड़े हो गए। राहुल घबरा गया। उसे लगा शायद फिर कुछ गलत हो गया है, लेकिन जज ने बहुत धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो। राहुल ने मां की ओर देखा। ममता ने हल्के से सिर हिलाया और राहुल ने पूछा, आप सच में मेरे पापा हैं? यह सवाल न शिकायत था न आरोप। जज की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, हां, और यह सच मैंने बहुत देर से स्वीकार किया है। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? यह सवाल किसी अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जज के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मैं कमजोर था और आज मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं। राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरे थे, सवाल थे, लेकिन जज ने किसी को जवाब नहीं दिया और वे राहुल और ममता को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल गए। क्योंकि कुछ फैसले अदालत में होते हैं और कुछ अदालत से बाहर। सरकारी गाड़ी में बैठते वक्त राहुल झिझक रहा था। सीट मुलायम थी, लेकिन शरीर अब भी सख्त था। आदतें इतनी जल्दी नहीं जातीं। ममता खामोश थी। उसकी आंखें उन सड़कों को देख रही थीं जिन पर उसने सालों अकेले चलकर जिंदगी घसीटी थी। आज वही सड़कें अलग लग रही थीं। आसान नहीं, लेकिन बेगानी भी नहीं। जज सामने की सीट पर बैठे थे। आईने में कभी कभी राहुल को देख लेते। हर बार कुछ कहने का मन करता, लेकिन शब्द रास्ता नहीं ढूंढ पाते। घर पहुंचकर गाड़ी रुकी। यह जज का सरकारी आवास नहीं बल्कि एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। जानबूझकर चुना गया, क्योंकि वे जानते थे कि अचानक सब कुछ बदल देना ठीक नहीं होगा। जज ने कहा, आज यहीं रुकेंगे, कल आराम से बात करेंगे। राहुल ने सिर हिलाया। उसे भूख भी लगी थी और थकान भी, शरीर की नहीं, मन की। रात के खाने में राहुल ने बहुत कम खाया। ममता ने टोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी उसका बेटा अंदर ही अंदर बहुत कुछ पचा रहा है। सोने से पहले जज दरवाजे पर रुके और कहा, राहुल, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। राहुल ने पहली बार उन्हें सीधे देखा था। अब तक उसने बड़े लोगों को हमेशा ऊपर से देखते पाया था। कोई डांटता था, कोई भगा देता था, कोई ऐसे देखता था जैसे वह दिखाई ही न देता हो। लेकिन सामने बैठे इस आदमी की आंखों में न गुस्सा था न उपेक्षा, बस एक ठहराव था, एक ऐसी नजर जिसमें जल्दबाजी नहीं थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से पूछा, आप कल भी रहेंगे? सवाल छोटा था, लेकिन उसके भीतर कई रातों की भूख, डर और अनिश्चितता छुपी थी। जज ने बिना पल भर सोचे कहा, हां। जवाब बस एक शब्द का था, लेकिन राहुल के लिए वह पूरी दुनिया जितना बड़ा था। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार यह भरोसा दिया हो कि कुछ चीजें अगले दिन भी वैसी ही रहेंगी।
अगली सुबह सूरज देर से निकला, शायद शहर को भी संभलने में वक्त लग रहा था। राहुल तो बहुत पहले जाग चुका था। आदत थी, कबाड़ बिनने वाले बच्चे देर तक सोना नहीं सीख पाते। वह बाहर लॉन में चुपचाप बैठा था जब जज आए। आज न कोट था न बैंड, सिर्फ एक साधारण शर्ट और आम इंसान जैसा चेहरा। राहुल ने उन्हें इस रूप में पहली बार देखा और पहली बार उसे लगा कि यह आदमी अदालत से बाहर भी वही है। चाय पियोगे? जज ने सहजता से पूछा। राहुल ने सिर हिला दिया। दोनों पास पास बैठे, चाय की भाप उठती रही। शब्द नहीं बोले गए, लेकिन यह खामोशी अजीब नहीं थी, यह खामोशी जरूरी थी। कुछ देर बाद जज बोले, तुम पढ़ना चाहोगे? राहुल चौंका, क्योंकि यह सवाल उसने कभी अपने लिए सुना ही नहीं था। पढ़ना? हां, स्कूल। राहुल ने बहुत धीमे से कहा, मुझे अक्षर आते हैं, मां ने सिखाए थे। जज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, बस वहीं से शुरू करेंगे। उस दिन जज ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया, कोई फैसला सुनाने की आवाज नहीं गूंजी। उन्होंने बस एक फाइल खोली और एक पिता की तरह पहली जिम्मेदारी उठा ली। समय बीतने लगा, ममता का इलाज शुरू हुआ। कागजों की जगह दवाइयों के पन्ने आने लगे। डर की जगह उम्मीद ने जगह बनानी शुरू की। राहुल का स्कूल में दाखिला हुआ। फटे कपड़ों की जगह यूनिफॉर्म आई और खाली आंखों में सवाल। पहले दिन जब स्कूल बस आई, राहुल कुछ पल हिचका, दिल तेज धड़कने लगा। तभी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जा, अब लौट कर आएगा। राहुल बस में बैठा खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसे लगा कि सड़कें सिर्फ काम की जगह नहीं होती, वे रास्ता भी होती हैं। 3 महीने बीत चुके थे और वही कोर्ट रूम फिर से भरा हुआ था। वही ऊंची छत, वही लकड़ी की कुर्सियां, वही मेजों पर रखी मोटी फाइलें, वही सन्नाटा जो हर सुनवाई से पहले कमरे में उतर आता था। फर्क बस इतना था कि इस बार कटघरे में कोई डरा हुआ बच्चा नहीं खड़ा था, बल्कि एक वर्दी खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखों में जवाब नहीं। जांच में साफ साबित हो चुका था कि कोई चोरी हुई ही नहीं थी। जिस मोबाइल को चोरी बताया गया था, वह दुकान के काउंटर के नीचे गिरा मिला था। जल्दबाजी, घमंड और ताकत के नशे में एक मासूम बच्चे को अपराधी बना दिया गया था। अदालत ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त किया गया और उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट रूम में कोई तालियां नहीं बजीं, कोई राहत की आवाज नहीं आई, क्योंकि यह जीत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि कानून अगर ताकतवर के हाथ में हथियार बन जाए तो सबसे पहले मासूम ही घायल होते हैं। उसी साल राहुल ने स्कूल में एक निबंध लिखा। विषय था, न्याय क्या होता है। बच्चों ने किताबों से परिभाषाएं लिखीं, किसी ने तराजू बनाया, किसी ने संविधान का जिक्र किया, लेकिन राहुल ने जो लिखा वह किताबों में नहीं था। उसने लिखा, न्याय तब होता है जब कोई आपकी बात सुने। न्याय तब होता है जब आपको पहले अपराधी न माना जाए। और न्याय तब पूरा होता है जब गलती करने वाला सिर्फ माफी नहीं बल्कि जिम्मेदारी ले। शिक्षक कुछ देर तक उस निबंध को देखते रहे। फिर वह निबंध जज तक पहुंचा। जज ने उसे देर तक पढ़ा, बहुत देर तक, जैसे हर पंक्ति के बीच खुद को तलाश रहे हों। और उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक दिन का अच्छा जज हो सकता था, लेकिन मुझे एक उम्र का अच्छा पिता बनना है। राहुल अब जानता था कि वह सिर्फ बचा नहीं था, वह देखा गया था, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह शिक्षाप्रद कहानी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।